तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं आज से। लाइट तो सब लोग कॉपी निकालेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा उसको साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, उसको लिखते जाना। सबसे पहले हम लोग लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज लाइट? तो क्या है भाई लाइट? पहले से किसी को अगर कुछ समझ में आ रहा हो लाइट के बारे में तो बता सकते हैं। क्या है लाइट? चलिए भाई, लाइट के बारे में एक पहला चीज आया कि लाइट क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट जो है हमारा सबसे पहला चीज क्या आ गया? और क्या है? देखो भाई, एनर्जी है ऐसा समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा एनर्जी के बारे में। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और ये जानना बहुत जरूरी है कि एनर्जी क्या है। क्योंकि लाइट को अगर हम लोग एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो पहला चीज जरूरी है कि हम लोग एनर्जी को जान लें। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी क्या है? प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये समझने की दिक्कत है। अब देखो भाई, इसका मतलब ये है कि अगर लाइट को हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लाइट में एबिलिटी होना चाहिए वर्क करने का। अगर लाइट में हम लोग ये एबिलिटी देख पा रहे हैं तभी हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो कोई ऐसा एक्टिविटी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो जिससे ये एक्सप्लेन कर सके, यस लाइट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। बताओ कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिससे ये पता चले कि लाइट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। देखिए भाई, लाइट जो है उसमें एबिलिटी है वर्क करने का, इसको हम लोग देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ लाइट के बारे में जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या चीज है? लाइट में एबिलिटी है नहीं है इसको बाद में देखेंगे, लेकिन लाइट गिव्स अस द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। इज इट ओके? तो लाइट क्या है? ये लाइट जो है इसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, है ना। लाइट जो है ये क्या है? gives us to see, gives us the ability, light gives us the ability। अभी हम लोग लाइट में भी एबिलिटी देखेंगे टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है भाई, तो ये लाइट हमको एबिलिटी देता है, ये सबको पता है ना। इस जगह पर थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे एनर्जी है और लाइट में कैसे एबिलिटी है वर्क करने का। लेकिन इसमें किसी को संशय नहीं है कि भाई लाइट के बिना हम नई चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है? इसी कारण से हम लोग रात में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। डे टाइम में, डे लाइट में लोग चीजों को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो भाई, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादा चीजों को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे मतलब, अगर हम लोग किसी चीज को देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी द ऑब्जेक्ट, इसके लिए सिर्फ लाइट ही नेसेसरी कंडीशन है ऐसा नहीं है। जैसा लाइट तो होता है लेकिन एक ब्लाइंड आदमी दिन में भी नहीं देख पाता है। इसका मतलब लाइट जो है वो एकमात्र प्राइमरी चीज नहीं है देखने के लिए, इसके साथ साथ और भी जरूरी चीज होता है। वो क्या होता है? आई साइट भी प्रॉपर होना चाहिए, है ना। आंख होना चाहिए और आंख ठीक ठाक भी होना चाहिए। ठीक है, एक हो गया हमारा आई होना चाहिए, दूसरा हो गया लाइट होना चाहिए, तीसरा अब है कि तुम्हारे पास आंख भी है, डे टाइम भी है। अभी तुम क्लासरूम में बैठे हो लेकिन तुम अपने घर को तो नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो तो अपने घर को नहीं देख पा रहे। ठीक है भाई, समझ बात आई? तो पहला चीज हो गया लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट गिव्स अस द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। और अब हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग चीजों को देख कैसे पाते हैं। तो पहला प्रेजेंस ऑफ लाइट नेसेसरी कंडीशन है, दूसरा तुम्हारा प्रॉपर आई साइट होना चाहिए, और तीसरा चीज क्या है? जैसे भी हम लोग एग्जाम्पल दिए कि हमारा आई साइट प्रॉपर हो, हमारा आंख भी ठीक है, हमारा लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट भी है, फिर भी अभी क्लासरूम में बैठे बैठे अपने घर को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे? तो तीसरा कंडीशन होता है देख पाने के लिए
कि तुम्हारे आंखों तक रिफ्लेक्टेड रेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेज आना चाहिए। ठीक है। इस किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान, इस पे लाइट कहीं से भी सोर्स से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे आंख तक पहुंचेगा ना, तब जाकर के तुम चीजों को देख पाओ। ये 3 नेसेसरी कंडीशन है, इसको दिमाग में अच्छे से रखना है। ऐसा सिर्फ लाइट रहने से चीजें विजिबल नहीं होती हैं, सिर्फ आई साइट प्रॉपर रहने से चीजें विजिबल नहीं होती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तीसरा शर्त भी जरूरी है, लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचना चाहिए। और जो तीसरा कंडीशन है, इसमें सारा कंडीशन इंक्लूडेड है। क्यों? लाइट इंसिडेंट हो रहा है मतलब कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल है, इसीलिए लाइट इंसिडेंट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, इसका मतलब हमारा प्रॉपर आई साइट भी है ना। उस कंडीशन में चीजें हमारे लिए विजिबल हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब है अगला चीज जो हम लोग को समझना जरूरी था, वो था लाइट को हम लोग अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलेंगे तो हमको ये सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा, लाइट मस्ट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। तो इसको समझने के लिए बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम लोग सोलर पैनल जो काम करता है, सोलर पैनल कैसे काम करता है भाई? सोलर पैनल जो है वो कैसे काम करता है, किसी को पता है क्या? सोलर पैनल जो है, या इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फोटॉन्स को समझेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहते हो तो सीधा समझ लो कि सोलर पैनल जो है वो सोलर बैटरी को एनर्जी देता है, और उस बैटरी से हमारा सारा डिवाइसेस चलता है ना। सोलर से हमारा फैन चल रहा है, सोलर से हमारा कार चल रहा है, तो वर्क हो रहा है ना। वो वर्क कहाँ से हो रहा है, कहाँ से एनर्जी आ रहा है, वो एबिलिटी कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है ना। तो लाइट जो है उसमें एनर्जी है। दूसरा तरीका देखो, फोटॉन्स के टर्म में अगर तुम बिल्कुल एक्यूरेट वर्क डन देखना चाहते हो तो फोटॉन्स जो आता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करता है ना। यहाँ पर लाइट जो है डायरेक्टली वर्क डन करता है। तो उतना डेप्थ में भी हम लोग नहीं जाएंगे, बेसिक से समझना है। बेसिक समझ सकते हैं कि लाइट में एनर्जी होता है, एनर्जी कैसे होता है। तो भाई एनर्जी उसका हम लोग, सोलर पैनल का बेस्ट एग्जांपल है, उससे हम लोग बैटरी में स्टोर करते हैं और फिर उस एनर्जी से हम लोग अपना पूरा हाउस होल्ड वर्क करते हैं। और आजकल सोलर एनर्जी से बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, दिमाग में क्लैरिटी आया कि कैसे ये एबिलिटी टू डू वर्क है, इसमें कैसे ये एनर्जी का फॉर्म है, कैसे लाइट हम लोगों को एबिलिटी देता है चीजों को देख पाने के लिए, है ना। अब बारी बारी से थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझेंगे इसको। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत है क्या? तो ये सन है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है ना, इससे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस पे रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ जो व्यूअर है उसकी आंख तक पहुंचेगा ना, तब जाकर वो चीजों को देख सकता है। ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारा सोर्स है लाइट का, है ना। क्या क्या सोर्स है, कौन बताएगा भाई? हमारे पास सोर्सेस ऑफ लाइट क्या क्या है? हमारे पास सोर्सेस ऑफ लाइट में आता है सन, जिसको हम लोग बचपन से देख रहे हैं, है ना, जिसके लिए किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इंसान होने की जरूरत नहीं है, एनिमल होने की जरूरत नहीं है, सबको मिलता है और सब बचपन से देख रहा है ना। तो जो फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है। फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास? सन है। ठीक है भाई। इसके बाद इंसान जो है वो बहुत सारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट भी बनाया, जैसे टॉर्च है, बल्ब है ना। ऐसा बहुत सारा सोर्सेस ऑफ लाइट। तीसरा, नेचर में भी सोर्सेस ऑफ लाइट सिर्फ सन ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा सोर्स ऑफ लाइट है जो हमको दिखता है। क्या क्या है, कौन बताएगा? नेचर में जो सोर्स ऑफ लाइट दिख रहा है, सोच के बताओ। जब भी थंडरिंग होता है तो तुम लाइट ऑब्जर्व करते हो ना। रात में अगर, है ना, पूर्णिमा की रात है तो उसमें भी लाइट ऑब्जर्व करते हो ना। वो लाइट किसके थ्रू आ रहा है? देखना किसके थ्रू आ रहा है, बोल रहा हूँ, मून का लाइट नहीं है। मून जो है वो रिफ्लेक्टर है। जैसे हम लोग धूप में बाहर में खड़े हो और एक मिरर से रूम में फ्लैश करें, ऐसा लाइट है। मून बिहेव्स लाइक दिस, लाइक द मिरर, है ना। तो मून क्या है? वो एक रिफ्लेक्टर है। ठीक है भाई। रात में हम लोग स्टार्स देखते हैं, है ना, ये भी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, है ना। रात में ऐसा बहुत सारा इंसेक्ट देखते हो जो ब्लिंक करता
ठीक है भाई। ऐसा कुछ कुछ इंसेक्ट भी होता है जो लाइट इमिट करता है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा केमिकल्स भी है जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे जलता है, जैसा फास्फोरस वगैरह है। तो ये सारा क्या है, नेचर में लाइट जो है आदमी बहुत बिगिनिंग से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। इसके बाद नेचर में लाइट कहाँ से आया, और भी जैसे फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गया या किसी भी तरह का फायर है तो वहां से भी लाइट नेचर में दिखता है। अगला क्या है, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो वहां भी नेचुरल लाइट तुमको दिखेगा, है ना। तो ऐसा ऑब्जर्व करोगे तो बहुत जगह तुमको दिखेगा कि नेचर में भी लाइट अवेलेबल है अदर देन सन, अदर देन सनलाइट, है ना। इसके बाद इंसान आता है मैदान में, है ना, और वो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को और भी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। समझ गए भाई, क्लियर हो गया। तो सब लोग कॉपी निकाल लेंगे, अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आएगा तो उसको क्या करना, राइट डाउन करते जाना। ठीक है। तो लाइट एक्चुअली ब्रीफ में हम लोग अगर देखें तो लाइट, इतना देर का लेक्चर से हम लोग क्या समझ में आया, हम लोग समझ में आया कि लाइट एक्चुअली क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है। अगला देखिए अब भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो पहला है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। देखो भाई, इसके नाम से कोई परेशान नहीं होना। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता है। देखो प्रोपेगेशन जो टर्म होता है, प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। प्रोपेगेशन का मतलब होता है मोशन। ठीक है। प्रोपेगेशन का मतलब जब वेव ट्रेवल करता है ना, प्रोपेगेशन का मतलब ट्रेवलिंग, लेकिन वेव के केस में हम लोग प्रोपेगेशन टर्म यूज करते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। आगे देखो ना, लाइट के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। लाइट जो है उसका वेव नेचर भी होता है। ठीक है। और वेव क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। तो प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब यही होता है। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग को अगर बोले कि कोई ऐसा एक्टिविटी बताइए जिससे ये पता चले कि यस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा ना भाई, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है ना। इसका दूसरा एक्टिविटी, अगर इस स्ट्रेट लाइन के पाथ में हम कोई ऑब्स्टेकल डाल दें, इसका शेडो बनेगा ना, और इतना दूर इसके पीछे डार्क हो जाएगा, इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसका तीसरा एक्टिविटी, एक कैंडल ले लो और उसको इल्यूमिनेट कर दो। सामने में क्या करना है, ऐसा बहुत सारा सीट रख देना है और इसमें एक लाइन में होल करना है। अगर सबको हम लोग अलाइन करके रखेंगे और यहाँ कैंडल जल रहा है मान लो, ये दिखेगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा भी डिसअलाइन कर देंगे तो वो विजिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी है। कोई भी ऐसा और भी एक्टिविटी है, एक यहाँ मान लो सपोज करो कि कोई कैंडल है ऐसे जल रहा है, एक पाइप ले लिए, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप, है ना, और इससे हम लोग देख रहे हैं, अगर व्यूअर इधर है तो उसको ये दिखेगा ना। लेकिन अगर हम लोग इस पाइप को बेंड कर लिए ऐसा, है ना, अब दिखेगा क्या, अब नहीं दिखेगा। इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा था, ऑब्स्टेकल था, नहीं पहुंचा हमारे यहाँ। क्लियर हो गया। ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज है जिससे हम ये बता सकते हैं कि यस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्लियर हो गया। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन समझने में किसी दिक्कत है क्या। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अगला क्या है, देखिए भाई, रिफ्लेक्शन समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग लाइट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, मैटर का क्लासिफिकेशन देंगे। मैटर्स क्या है समझ में आ गया सबको। मैटर क्लासिफिकेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। व्हाट आर दोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन।
है ना। उस तरह से मैटर का हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़े, है ना, नहीं पढ़े, एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अभी हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन भी होता है मैटर। तो ऑप्टिकली क्लासिफ मैटर जो है, मैटर्स आर ऑप्टिकली क्लासिफाइड इनटू 3 groups. What are those? हाँ, on the basis of incidence of light, matters are classified into 3 groups. First one is transparent, second one is called translucent, and third one is called opaque surface. Complete reflection के लिए surface का opaque होना mandatory है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन तुम कहोगे फिर ट्रांसपेरेंट, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? इफ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, है ना, कैन पेनिट्रेट, कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट और देन द मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो गया? देखो, कभी भी ऐसा नहीं है कि 100% लाइट जो इंसिडेंट होगा वो पेनिट्रेट करेगा। इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। कितना भी ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, तुमको लगता होगा अच्छा ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है सर, एक से एक हाई क्वालिटी का ग्लास आता है, जैसे हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तभी तो चीज दिखता है बाहर बिल्कुल साफ, है ना। लेकिन भाई साहब वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कोई भी रूम का ग्लास हो, चाहे तुम्हारा चश्मा ही है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे इसमें है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा तिरछा जब करते हैं, इसमें बहुत सारे इमेज दिखता है ना। इमेज कब दिखता है? इसमें सामने का इमेज दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट सम अमाउंट ऑफ लाइट, है ना। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द लाइट, जो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, क्या कर रहा है? मोस्ट ऑफ द लाइट इससे पास थ्रू हो रहा है, पेनिट्रेट कर पा रहा है इसको, लेकिन सारा नहीं कर रहा। तुमको ऐसा इल्यूजन होता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन नहीं है। अगर होता तो इस पे कभी इमेज फॉर्म, इमेज मिरर में देखते हैं हम लोग, क्योंकि मिरर क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, और मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन केस ऑफ मिरर। मिरर ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है, 100% ओपेक होता है। उसमें इमेज दिखता है, इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट सम अमाउंट ऑफ लाइट, है ना। ये समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया ये चीज? इसका मतलब है कि कोई भी, जिसको भी हम लोग ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सारा लाइट पास थ्रू करके। उसके बाद देखो, इंसिडेंट जब भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे जो लाइट इंसिडेंट हुआ ना, तो इसमें 3 चीज होता है। पहला, अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि सम अमाउंट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू इट, है ना, कैन पेनिट्रेट इट, some amount of light may reflected back, and some part of light must be absorbed in the medium। तो 3 चीज हुआ, है ना, पेनिट्रेशन भी हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ, और एब्जॉर्प्शन भी हुआ, है ना। अब तुम बताओ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में कैसे समझाओगे कि भाई लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। लाइट जो है अगर रिफ्लेक्टेड मीडियम है, यानी ऑपेक सरफेस है, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगा। लेकिन तुमको पता रहे कि लाइट एब्जॉर्ब भी होता है। अब लाइट का एब्जॉर्प्शन को समझाएंगे कैसे? देखो भाई, चीजों को समझने के लिए सबसे पहले क्या है, तुम्हारे पास बहुत ही आसान एग्जाम्पल होना चाहिए। यदि वो रहेगा तो हम चीजों को आसानी से समझ सकते, और जब तक चीजों को आसानी से समझोगे नहीं, समझा भी नहीं पाओगे, है ना। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम लोग एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, है ना। देखो फिजिक्स में इससे इंटरेस्टिंग दूसरा कोई टॉपिक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आदमी अपना जीवन लगा दे फिर भी नहीं समझ सकता। ये एक ऐसा टॉपिक है ना। लाइट के बारे में कोई क्लियर कट चीज आज तक अवेलेबल नहीं, है ना। लाइट के बारे में लोग जितना ढूंढा उतना नया मिला, है ना। तो इसके लिए हम लोग लाइट जो है वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक हम लोग क्या करते हैं, मिरर का बनाते हैं घर। क्या बनाते हैं मिरर का? मतलब एक क्यूब बनाते हैं मिरर का, है ना।
ऐसा मान लो, है ना, ऐसा क्यों बनाते हैं मिरर का, इसका चारों साइड क्या है ना, रिफ्लेक्टर ही लगा हुआ, मतलब मिरर ही लगा हुआ है। समझ गए बात को? अंदर में कैमरा है, लाइट है, इंस्टॉल कर दी। अब एक बार लाइट ऑन करेंगे, अंदर में तो हमेशा लाइट होना चाहिए, क्योंकि चारों सरफेस, रूफ फ्लोर सब तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है। नहीं, बात समझ में आ रही है? मिरर लिए हैं चारों साइड के, ये भी मिरर ही है, ये भी चारों साइड इसका मान लो, इधर वाला वाल, इधर वाला, पीछे वाला, आगे वाला, रूफ फ्लोर सारा मिरर ही है ना। और अच्छी क्वालिटी का मिरर मान लो लगा रखा हूँ, अंदर में लाइट लगा रखा हूँ, स्विच बाहर है, हमारा कैमरा इंस्टॉल्ड है ना। कैमरा इंस्टॉल्ड होने से अंदर में क्या हो रहा है, इसको हम लोग बाहर मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अब अंदर एक बार लाइट ऑन करके ऑफ कर देते हैं, फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओपेक मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर है तो हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अंदर का लाइट तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइट क्या, वो एनर्जी का फॉर्म है ना, एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होता है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, अंदर डार्कनेस हो जाता है, तो लाइट कहाँ गया? तो लाइट कहाँ गया? एब्जॉर्ब। क्लियर हुआ? अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, तो वो हमेशा लाइट रह जाएगा, तुम्हें दोबारा कभी उसमें लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जो लाइट एब्जॉर्ब ना करता हो, उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, घर बना लो, बस एक बार तो स्विच ऑन करना है, यू हैव सफिशिएंट लाइट, लाइट ऑल द लाइट, है ना, दोबारा कभी रिपीट मोड में जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, तो जलता रहेगा हमेशा, इल्यूमिनेटेड रहेगा। ठीक है भाई, तो समझ में बात आई? तो इससे ये समझ में आया कि नहीं भाई, कुछ पार्ट ऑफ लाइट, हर बार लाइट जो इंसिडेंट होता है तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है ना। चलो ये सोच के बताना कि उसमें क्यों अंधेरा हो जाता है इतना जल्दी। ठीक है भाई, अंधेरा हो जाता है ऐसा बता रहा हूँ, तो सोच कर आना है ना। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ओपेक सरफेस और देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, मिरर क्या होता है कौन बताएगा? मिरर क्या है? देखिए भाई, मिरर के बारे में तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ चल रहा है कि ऐसा ग्लास का चीज मिरर होता है, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। फिजिक्स के नजर में ऐसा कुछ भी मिरर के बारे में नहीं है ना। तुमसे अगर कोई पूछा जाए तो व्हाट इज मिरर, तो तुम क्या बता दोगे? मिरर जो है घर में लगा हुआ वो जगह होता है जहां हम लोग 2-3 घंटे अपना फिजिक्स के लिए वो मिरर है। फिजिक्स क्या कहता है? एनी, समझना, 2-4 इसमें टर्म यूज होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एनी हाईली पॉलिश्ड, वाई हाईली पॉलिश्ड? ताकि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सके, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सके। एनी हाईली पॉलिश्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ये तुम्हारा स्टील का प्लेट भी हो सकता है, स्टील प्लेट में तुम्हारा फेस दिखता है, स्पून हो सकता है, वो सब फिजिक्स के लिए मिरर ही है। फिजिक्स के लिए मिरर वो नहीं है सिर्फ प्लेन मिरर, है ना, वो हम लोगों के लाइफ में लगता है कि वही मिरर है बस। तो अभी हम लोग मिरर जो देखेंगे वो देखेंगे फिजिक्स के टर्म में। ठीक है भाई, तो फिजिक्स क्या कहता है, अब ध्यान देना, इसमें कुछ कंफ्यूजन आएगा। जैसे तुम जब मिरर आगे पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि मिरर तो सर कनकेव मिरर भी होता है, कन्वेक्स मिरर भी होता है। आप यहाँ पे प्लेन सरफेस लिख दिए हैं, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो प्लेन सरफेस नहीं तो कर्व सरफेस है, नहीं है ऐसा? तो फिर ये कैसे मिरर हुआ, इसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ये दिखता जरूर है कि मिरर है, ये पार्ट ऑफ स्फीयर भी है, पार्ट ऑफ स्फीयर होगा तो निश्चित रूप से हमेशा इसमें कर्वेचर हो। लेकिन हम लोग जब इसको आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का सारा खेल किसके साथ है, प्लेन सरफेस के साथ, है ना। थोड़ा डेप्थ में जाके इसको चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इससे परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना है कि कुछ मिस तो नहीं चल रहा है।
वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है भाई, मिरर समझ में आ गया। अभी हम लोग थोड़ा ब्रीफ में रिफ्लेक्शन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या है? इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट किसको बोलते हैं भाई? जो लाइट जो है किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे किसी सोर्स से आ रही है ना। और उसके बाद जो है, अगर लाइट इंसिडेंट हुई है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद उस लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या होता है, उसके बीच में एक लाइन हम लोग पास किए हैं इसमें, देखो ये लाइन है ना, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, कौन बताएगा भाई? देखिए भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चीज और चैप्टर के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज समझना जरूरी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इस तीन पर बहुत खेल होने वाला है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर। अगर तुमसे पूछे कोई कि नॉर्मल क्या है भाई, तो क्या बताएंगे? नॉर्मल पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे? नॉर्मल क्या है? पहला, इट इज परपेंडिकुलर। कहां पर? टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना कहना नॉर्मल के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कोई भी नॉर्मल यहां एक लाइन ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर सिर्फ नॉर्मल के बारे में ये कहा जाए कि नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल के बारे में इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, है ना। क्योंकि ऐसा इनफिनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर्स पॉसिबल है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अदर देन द नॉर्मल। ठीक है भाई, तो नॉर्मल के लिए क्या है? ये परपेंडिकुलर है, पहला चीज। किधर है? टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा चीज, किधर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किधर है भाई? एट दी पॉइंट ऑफ, देखो ये पॉइंट जो है ना, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, या फिर रिफ्लेक्टेड रे जहां से इनिशिएट होता है, दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया? तो नॉर्मल के लिए क्या दो कंडीशन हुआ, तीन कंडीशन है। पहला, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होना चाहिए। और किधर होना चाहिए? एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर कोई नॉर्मल है तो क्या है वो? अब यही है सिर्फ। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आया? ये लाइट का नॉर्मल है भाई, है ना। लाइट का नॉर्मल जो है, एक आदमी है नॉर्मल, मतलब क्या है? इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चल रहा, उसी को तो नॉर्मल बोलते हैं ना। बहुत नॉर्मल आदमी है, मतलब ही हैज नो डिस्टरबेंस, ही और सी है। ठीक है, तो लाइट का जो नॉर्मल है उसका भी ऐसा ही हाल है, उसमें भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप समझना जरा सा क्यों डिस्टरबेंस नहीं होता। अगर कोई लाइट, अच्छा थोड़ा इसको हम लोग आगे समझते हैं। अब ये देखो, दो एंगल भी बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है ना। एंगल किधर से किधर बन रहा है? दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द, नॉट विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ध्यान देना, इसमें कई बार गड़बड़ हो जाता है। अगर इस एंगल को यहां ले लिए तो गलत हो जाएगा, है ना। ये एंगल भी इंसिडेंट रे के साथ ही फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोग जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंसीडर करेंगे, किसके साथ करेंगे? विद द नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल पढ़ने का रीजन ही यही, नॉर्मल का और उपयोग ही क्या, यही तो है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। लिखना चाहे तो इन सब चीजों को लिख सकते हैं। इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बोलते हैं। ठीक है भाई, एक ही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलिए चाहे इंसिडेंट एंगल बोलिए।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में सबको आ गया? एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबको समझ में आ गया? एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ठीक है भाई, और नॉर्मल भी सबको समझ में आ गया। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस सब में रोल होता है किसका? नॉर्मल का। इस एंगल और इस एंगल को हम लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए इसके बारे में कभी कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जब भी बात होगी विद द नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान देना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा आई इक्वल टू आर होता है। आई इक्वल टू आर मतलब होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसको लिख लीजिए, है ना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, है ना, पहला लॉ यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, और दूसरा लॉ है, पहला लिख लीजिए पहले। दूसरा लॉ है भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. देखिए भाई सेम प्लेन में होना जरूरी है, प्लेन चेंज कर देने से ना काम खराब हो जाए।